अमिताभ बच्चन, सदी का महानायक। अमिताभ का मतलब है बहुत ज्यादा चमकने वाला। सदी के नायक अमिताभ बच्चन अपने नाम की तरह दुनिया में सचमुच सबसे ज्यादा चमकने वाले सितारे हैं। बिग बी के नाम से मशहूर अमिताभ बच्चन ने अपनी अदाकारी और अपनी जादुई आवाज से सारी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है। क्या नई क्या पुरानी, हर पीढ़ी उनकी एक्टिंग की मुरीद है। फिल्म के बड़े सुनहरे पर्दे से लेकर छोटे स्क्रीन तक आज भी उनकी टक्कर का कोई सितारा नहीं है। आज भी अमिताभ जहां खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। फिल्म फेयर से लेकर दादा साहेब फाल्के तक सारे अवार्ड उनकी झोली में हैं। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा अवार्ड यह है कि वो न केवल हिंदुस्तान बल्कि कई मुल्क के लोगों के दिल की धड़कन है। अमिताभ बच्चन की जिंदगी की कहानी खुद किसी सुपरहिट फिल्मी पटकथा से कम नहीं है, जिसमें एक्शन है, रोमांस है और जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव हैं। करीब 80 साल के अभिनय सम्राट अमिताभ की पैदाइश 11 अक्टूबर 1942 को यूपी के इलाहाबाद शहर में हुई थी। आजकल इस शहर का नाम प्रयागराज है। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी के एक जाने माने कवि थे। हरिवंश दरअसल श्रीवास्तव परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन्होंने अपना पेन नेम बच्चन रख लिया, जिसे अमिताभ और उनकी मां समेत पूरे परिवार ने अपना सरनेम बना लिया। बच्चन की रचना मधुशाला की उन दिनों बड़ी धूम थी, जो खयाम की रुबाई की याद दिलाती थी। अमिताभ की मां तेजी बच्चन लाहौर की रहने वाली थीं, जो आजादी के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। उन दिनों गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन बहुत तेजी पर था। हर रोज इलाहाबाद में लोग सड़कों पर निकलते और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते थे। तेजी बच्चन का 8वां महीना चल रहा था। अमिताभ गर्भ में थे। एक दिन तेजी बच्चन ने देखा कि घर के सामने से जुलूस निकला है, तो वो भी दौड़ गईं और जुलूस में शामिल हो गईं। जब घर के पुरुषों को इस बारे में पता चला, तो वो उन्हें ढूंढकर वापस लाए और बहुत डांटा कि ऐसी हालत में आप जुलूस में क्यों चली गईं। तब हरिवंश राय बच्चन के एक दोस्त ने हंसते हुए कहा कि अगर इनका लड़का पैदा हो तो उसका नाम इनकलाब रख देना। सब हंस पड़े। तभी से किस्सा चल निकला कि अमिताभ का नाम जन्म के समय इनकलाब रखा गया। लेकिन हकीकत तो यह है कि जिस दिन अमिताभ पैदा हुए थे, उस जमाने के मशहूर कवि व लेखक सुमित्रानंदन पंत उसी दिन रहने के लिए उनके घर आए हुए थे। उन्होंने नवजात अमिताभ को देखा और उसका नामकरण करते हुए कहा कि ये अमिताभ है। इस तरह उनका नाम पड़ा अमिताभ। जब अमिताभ 2 साल के थे, एक दिन रेलवे स्टेशन पर खो गए। तब वे अपने नाना के घर मीरपुर जा रहे थे। वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर अपने मां बाबूजी से अलग हो गए। दरअसल तेजी बच्चन उनका हाथ उनके बाबूजी के हाथों में थमाकर खुद टिकट लेने चली गई थीं। लेकिन मुन्ना का ध्यान लाहौर स्टेशन पर आती जाती ट्रेनों पर था। पटरी से गुजरती ट्रेनें उन्हें लुभा रही थीं। न जाने कब वे बाबूजी का हाथ छुड़ाकर सीढ़ियां चढ़कर ब्रिज पर जाकर खड़े हो गए। बाबूजी ने सोचा कि वे मां के पास चले गए, लेकिन जैसे ही बाबूजी मां के पास पहुंचे और पूछा कि मुन्ना कहां है, दोनों घबराकर इधर उधर दौड़ने लगे। तभी उनको किसी ने बताया कि किसी का 1-2 साल का बच्चा उधर ब्रिज पर चढ़ा हुआ है। उनके मां बाबूजी ने तब दौड़कर उन्हें गोद में उठा लिया। उनके मां बाबूजी उन्हें ज्यादातर मुन्ना कहकर बुलाते थे। अमिताभ ने अपने स्कूल की शुरुआती पढ़ाई इलाहाबाद के ज्ञान प्रमोदनी बॉयज हाई स्कूल से की। बाद में वो 14 साल की उम्र में आगे पढ़ने के लिए नैनीताल के शेरवुड कॉलेज चले गए। तब अमिताभ का ड्रीम अच्छी जॉब करना था, न कि बॉलीवुड में जाना। अमिताभ इंजीनियर बनना चाहते थे और भारतीय वायुसेना में शामिल होकर लड़ाकू जहाज उड़ाना चाहते थे। लेकिन किस्मत की उड़ान उन्हें फिल्मों की तरफ ले आई। थिएटर की तरफ उनका इंटरेस्ट भी कॉलेज में आकर ही बढ़ा था। यहीं से उन्होंने एक्टिंग की एबीसीडी सीखी। दरअसल शशि कपूर की पत्नी जेनिफर केंडल के पिता जेफरी केंडल एक थिएटर ग्रुप चलाते थे। वो एक बार नैनीताल आए थे और उन्होंने कैंडल कप फॉर ड्रामेटिक्स शुरू किया था।
यह अवार्ड कॉलेज में हर साल बेस्ट एक्टर को दिया जाता था। कॉलेज में पढ़ते हुए अमिताभ को यह अवार्ड दूसरे साल भी मिला। उनके भाई अजिताभ ने उन्हें एक्टिंग में ट्राई करने के लिए कहा। इस दौरान शशि कपूर ने उनकी बहुत मदद की, लेकिन फिलहाल उनका एक्टर बनने का कोई प्लान नहीं था। उन्होंने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से आर्ट और साइंस में डिग्री हासिल की। इसके बाद अमिताभ नौकरी की खोज में कलकत्ता चले गए। वे बचपन में अपने पापा की तरह बहुत शर्मीले और अंतर्मुखी थे, जबकि उनकी मां हमेशा बहुत ही चुलबुली, आत्मविश्वास से भरी थीं। खुद बिग बी मानते हैं कि स्वभाव से वे अपने पिता की तरह हैं और शारीरिक रूप से शायद उनके अंदर सिख खून है। उनका शर्मीलापन उनके करियर की राह में रुकावट था। किसी तरह उन्हें कलकत्ते की एक ब्रिटिश शिपिंग फर्म बर्ड एंड कंपनी में ब्रोकर की नौकरी मिली। उनकी पहली सैलरी 500 रुपए थी। कलकत्ता में इस नौकरी के दौरान उन्होंने अपनी पहली कार खरीदी थी, जो कि सेकेंड हैंड फिएट थी। इसी कंपनी में काम करने वाली एक मराठी लड़की से उनका पहला अफेयर हुआ। दोनों की पहली मुलाकात थिएटर में एक प्ले देखने के दौरान हुई थी, लेकिन वो अपनी बहन के साथ विदेश चली गई। जब वो लौट कर आई तो उसने अमिताभ से शादी करने से इनकार कर दिया और उसने बंगाली फिल्मों के एक एक्टर से शादी कर ली। अपने पहले ही प्यार में अमिताभ बुरी तरह टूट गए। अब कलकत्ता में उनका मन नहीं लगता था। 1968 में वो कलकत्ता छोड़कर मुंबई आ गए। उन्होंने तब ऑल इंडिया रेडियो में भी कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज भारी होने के कारण ऑडिशन में ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। हैरत की बात है कि फिल्मों के आने के बाद उनकी आवाज ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई और वही ऑल इंडिया रेडियो उनकी आवाज रिकॉर्ड करने के लिए उनसे वक्त मांगने लगा। खैर, वो हीरो बनने मुंबई आ चुके थे। उनकी कई शुरुआती रातें मरीन ड्राइव पर खुले आसमान के नीचे गुजरी। वो फिल्म सिटी के चक्कर लगाते, लेकिन उनकी 6 फीट 2 इंच की हाइट इतनी ज्यादा थी कि कोई उन्हें फिल्मों में काम देने को राजी ही नहीं था। बच्चन परिवार और नेहरू परिवार के बीच इलाहाबाद के पुराने रिश्ते थे। अमिताभ से राजीव गांधी की दोस्ती 55 की थी। तब राजीव 2 साल के थे और अमिताभ 4 साल के। राजीव जब पढ़ने इंग्लैंड चले गए तो वो अमिताभ को चिट्ठियां लिखा करते थे। राजीव जब दून कॉलेज में पढ़ रहे थे तब अमिताभ ने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में दाखिला लिया था। अमिताभ फिल्मों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। अब तक उन्हें एक भी फिल्म नहीं मिली थी। इसी दौरान राजीव गांधी की सोनिया से शादी तय हो गई। यह 13 जनवरी 1968 की घटना है। तब उनका नाम सोनिया माइनो था। वो पहली बार हिंदुस्तान आई थीं। सोनिया की फ्लाइट दिल्ली में भोर में 3:30 बजे आने वाली थी। राजीव ने अमित से कहा, तुम रात में मेरे घर ही आकर सो जाना। रात 2:30 बजे दोनों दोस्त सोनिया को लेने एयरपोर्ट पहुंचे। सोनिया की फ्लाइट सूरज निकलने से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड की। राजीव ने अमिताभ से कहा, घर चलने से पहले चलो हम लोग सोनिया को दिल्ली घुमाते हैं। वो तीनों कार से 4 घंटे दिल्ली की सड़कों पर घूमते रहे। दोनों ने सोनिया को नई और पुरानी दिल्ली दिखाई और करीब सुबह 9 बजे घर पहुंचे। अमिताभ ने बाद में अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि राजीव ने ऐसा इसलिए किया था कि घर पर मां इंदिरा और डैड फिरोज गांधी को जल्दी उठने की तकलीफ ना उठानी पड़े। इंदिरा गांधी भारतीय रीति रिवाजों का बहुत ख्याल रखती थीं। सोनिया शादी के लिए इंडिया अकेले आई थीं। उनके पिता उनके साथ नहीं थे क्योंकि वो इस रिश्ते से जरा भी खुश नहीं थे। उन दिनों शादी से पहले लड़की का लड़के के घर पर रहना मुनासिब नहीं समझा जाता था। इसलिए इंदिरा गांधी ने सोनिया को अपने पुराने मित्र हरिवंश राय बच्चन के यहां ठहरवाया। तब बच्चन का एक घर दिल्ली में भी था। सगाई उनके इलाहाबाद वाले घर से होनी थी। इस पूरे किस्से का जिक्र करते हुए अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा, जैसे ही हमें इस बारे में पता चला, बाबूजी ने इलाहाबाद वाले घर की रंगाई पुताई कराई। एक अतिरिक्त गीजर मंगवाया गया। उनके इलाहाबाद के 13 वेलिंगटन क्रेसेंट वाले घर में ही राजीव और सोनिया की मेहंदी की रस्म हुई। ऊपर से नीचे तक फूलों के गहनों से सजी घाघरा पहने सोनिया बहुत सुंदर लग रही थी। फिर फरवरी में एक सादे समारोह में एक सफदरजंग रोड पर
सोनिया और राजीव की शादी हुई और सोनिया अमिताभ के घर से ही विदा होकर गई। साल 1969 में, जिस साल इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा, उसी साल अमिताभ बच्चन को पहली बार फिल्म में काम मिला। अमिताभ बच्चन का फिल्मी करियर 1969 में एक तरह से मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोम से शुरू हुआ, जिसमें उनकी सिर्फ आवाज ली गई थी। इसी साल ख्वाजा अहमद अब्बास ने फिल्म सात हिंदुस्तानी के लिए अमिताभ को बुलाया। उस दिन अमिताभ ने चूड़ीदार पायजामा और नेहरू जैकेट पहनी हुई थी। अब्बास ने पूछा, इससे पहले आपने किसी फिल्म में काम किया है? अमिताभ ने कहा, नहीं, क्योंकि उन सबका कहना था कि मैं उनकी हीरोइनों के लिए कुछ ज्यादा ही लंबा हूं। अब्बास ने कहा, पर हमें यह दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी फिल्म में कोई हीरोइन है ही नहीं, और अगर होती भी तब भी मैं तुम्हें अपनी फिल्म में ले लेता। तब अमिताभ ने हैरत से पूछा कि तो क्या आप अपनी फिल्म में मुझे ले रहे हैं, और वो भी बिना किसी टेस्ट के? अब्बास ने कहा, वो कई चीजों पर निर्भर करता है। पहले मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, फिर तुम्हारा रोल बताऊंगा। अगर तुम्हें यह पसंद आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें कितने पैसे दे सकूंगा। इसके बाद अब्बास ने उनसे कहा कि पूरी फिल्म के लिए उन्हें सिर्फ 5,000 रुपए मिलेंगे। अमिताभ थोड़ा झिझके, इसलिए अब्बास ने उनसे पूछा, क्या तुम इससे ज्यादा कमा रहे हो? अमित ने जवाब दिया, जी हां, मुझे 1,600 रुपए महीने के मिल रहे थे। मैं वहां से इस्तीफा देकर यहां आया हूं। अब्बास हैरान रह गए और बोले, तुम कहना चाह रहे हो कि इस फिल्म को पाने की उम्मीद में तुम अपनी 1,600 रुपए महीने की नौकरी छोड़कर यहां आए हो? अगर मैं तुम्हें यह रोल ना दूं तो? इस पर अमिताभ ने कहा, जिंदगी में इस तरह के चांस तो लेने ही पड़ते हैं, और अब्बास ने वो रोल उन्हें दे दिया। अब्बास अपने सेक्रेटरी को बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट डिक्टेट करने लगे। सेक्रेटरी ने अमिताभ से उनका पूरा नाम और पता पूछा। अमित ने कहा, अमिताभ। फिर कुछ रुक कर वो बोले, अमिताभ बच्चन, पुत्र डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तभी अब्बास चिल्लाए, रुको, इस कॉन्ट्रैक्ट पर तब तक दस्तखत नहीं हो सकते जब तक मुझे तुम्हारे पिता की इजाजत नहीं मिल जाती। वो मेरे जानने वाले हैं, तुम्हें 2 दिन तक और इंतजार करना होगा। तब ख्वाजा अहमद अब्बास ने हरिवंश राय बच्चन को टेलीग्राम भेजा। श्री बच्चन ने इजाजत दे दी। तब जाकर अमिताभ बच्चन को पहली बार बॉलीवुड में काम मिला। लेकिन सात हिंदुस्तानी कुछ खास चली नहीं। पर ट्रायल शो में मीना कुमारी ने अमिताभ के काम की तारीफ की। उस वक्त अमित काफी शर्मा गए थे। अपनी पहली फिल्म उन्होंने दिल्ली के उस शीला सिनेमा हॉल में देखी जिसमें कॉलेज के दिनों में तड़ी मारकर पहले भी कई फिल्में देखी थीं। उस दिन वे खुद की फिल्म देख रहे थे, वो भी अपने मां और बाबूजी के साथ। बेशक यह उनके लिए एक यादगार और शानदार अनुभव था। बंबई में अमिताभ फिल्मों में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मशहूर कॉमेडियन महमूद के भाई अनवर अली से दोस्ती हो गई। महमूद उनके मेंटोर बन गए। महमूद ने अपनी एक फिल्म में खाली बैठे अमित को काम दिया। इसी दौरान एक दिलचस्प घटना हो गई। फिल्म बॉम्बे टू गोवा की रिलीज से पहले अमिताभ एक बहुत ही स्मार्ट शख्स को अपने साथ मुंबई ले आए। महमूद अक्सर नशे की गोली खाने के बाद थोड़े अलग मूड में रहते थे। उनके भाई अनवर ने अमिताभ के साथ आए उस खूबसूरत शख्स का परिचय महमूद से कराया, लेकिन नशे में होने के कारण महमूद की समझ में कुछ नहीं आया। महमूद ने झट अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाले और अमिताभ के साथ गए उस शख्स के हाथ में रख दिए। महमूद ने कहा कि यह शख्स अमिताभ से ज्यादा स्मार्ट दिखता है, देखना यह एक दिन इंटरनेशनल स्टार बनेगा। ये पैसे उसे उनकी अगली फिल्म में लेने का साइनिंग अमाउंट है। अमिताभ, उनके साथ आया वो स्मार्ट शख्स और अनवर तीनों हक्के बक्के रह गए। अनवर ने उस शख्स का महमूद से दोबारा परिचय करवाया। अनवर ने उन्हें बताया कि ये हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी हैं। ये सुनते ही महमूद कुर्सी से गिरते गिरते बचे। वे झट से खड़े हुए और माफी मांगते हुए उन्होंने राजीव गांधी को दिए पैसे वापस ले लिए।
तब अमिताभ और राजीव ने जोर का ठहाका लगाया। बाद में अमिताभ बच्चन ने मशहूर पत्रकार राशिद किदवई से बात करते हुए स्वीकार किया कि महमूद की भविष्यवाणी सही निकली। राजीव सही में इंटरनेशनल स्टार बने, लेकिन एक्टिंग में नहीं बल्कि राजनीति के पर्दे पर। फिल्म फेयर पत्रिका में फरहाना फारूक को दिए एक इंटरव्यू में अमिताभ ने महमूद को याद करते हुए कहा था, उस समय जब मुझे हर जगह नकारा जा रहा था तो महमूद ही अकेले शख्स थे जो हमेशा मेरे लिए बड़े सपने देखते थे। वो मुझे हमेशा डेंजर डायबॉलिक कहकर पुकारते थे। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि इसका मतलब क्या था। दरअसल यह उस दौर में आई एक इटालियन हिट फिल्म का नाम था जिसमें एक सुपर हीरो था। एक बार महमूद ने राज कपूर के साथ काम करने के बाद उनसे फरमाइश की कि वो उन्हें अपनी कोई निजी इस्तेमाल की चीज दे दें। राज कपूर ने उन्हें हरे रंग का अपना आधी आस्तीन का स्वेटर दे दिया। वो महमूद के लिए उनकी सबसे प्यारी चीज हो गई। एक फिल्म में मेरे अभिनय से खुश होकर वो मेरे घर आए और राज कपूर का दिया वो स्वेटर मुझे भेंट कर दिया। वो स्वेटर आज भी मेरे पास है। सुनील दत्त ने उन्हें अपनी फिल्म रेशमा और शेरा के लिए साइन किया। इसमें अमिताभ का रोल एक गूंगे इंसान का था। दत्त ने यह रोल अमिताभ को सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि वे अमिताभ के लिखे एक सिफारिशी पत्र के जरिए तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से अपनी पत्नी नरगिस को मिलवाना चाहते थे। इस फिल्म की हीरोइन वहीदा रहमान थी। अमित वहीदा के जबरदस्त फैन थे। शूटिंग के दौरान उनकी नजरें वहीदा पर ही टिकी रहती। एक सीन में राजस्थान की जलती रेत में वहीदा को नंगे पैर दौड़ना था। तब अमित ने उनसे पहले नंगे पैर रेत में दौड़ लगाकर देखा कि गर्म रेत वहीदा सहन कर पाएंगी कि नहीं। रेशमा और शेरा के बाद अमिताभ अगली फिल्म की तलाश में जुट गए, लेकिन काम खोजने में उनका शर्मीलापन आड़े आ जाता। अपने शर्मीलेपन के बारे में अमिताभ ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार मनोज कुमार ने उन्हें शूटिंग देखने के लिए फिल्मिस्तान स्टूडियो में बुलाया। अमित रोज चर्च गेट से ट्रेन पकड़ते और अंधेरी स्टेशन से फिल्मिस्तान के गेट तक पैदल जाते थे, लेकिन हर बार वे गेट से वापस लौट आते। ऐसा 7 दिनों तक हुआ, फिर उन्होंने जाना ही छोड़ दिया। ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें अपनी फिल्म आनंद में एक रोल दिया। इस फिल्म में पहली बार पूरे भारत की नजर अमिताभ के अभिनय पर गई और उन्हें 1972 में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड मिला। इस फिल्म के क्लाइमेक्स में राजेश खन्ना मर जाते हैं और अमिताभ बच्चन उन्हें झिंझोड़ रहे हैं। यह सीन बहुत हिट हुआ। बताते हैं कि इस सीन की शूटिंग से पहले अमिताभ बच्चन परेशान थे कि वो इसे कैसे शूट करेंगे। उन्हें अभी एक्टिंग का इतना अनुभव नहीं था। राजेश खन्ना तब मेलोड्रामा के बादशाह थे। अमित अपने कॉमेडियन मेंटोर महमूद के पास गए। महमूद ने बस एक लाइन कही, तुम बस ये सोचो कि राजेश खन्ना वाकई मर गए हैं। इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो सीन अपने आप हो जाएगा। इसके बाद अमिताभ ने वो डायलॉग बोला था, आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। और इस डायलॉग के बाद अमिताभ बच्चन पहली बार शानदार एक्टर कहलाए। अमित को फिल्में मिलनी शुरू हो गई, लेकिन फिल्म लाइन में कामयाबी के लिए अमिताभ को 16 और फिल्मों का इंतजार करना पड़ा, जिनमें 12 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हुई। उन्हें पहली जबरदस्त कामयाबी जंजीर फिल्म से मिली। वो रोमांटिक फिल्मों का दौर था। इस फिल्म में किसी हीरो को दिलचस्पी नहीं थी। जंजीर को देवानंद ने इस बात पर रिजेक्ट कर दिया था कि उसमें कोई रोमांटिक एंगल या गाना नहीं था। इस फिल्म को राजकुमार और यहां तक धर्मेंद्र ने भी रिजेक्ट कर दिया था। सिर्फ अमित की ही समझ में आया कि वो इस फिल्म के जरिए बाजी पलट देंगे। धर्मेंद्र ने डायरेक्टर को अमिताभ का नाम सुझाया था, पर एक दिक्कत और थी। जंजीर में कोई बड़ी हीरोइन अमिताभ के साथ काम करने को तैयार नहीं थी। इसकी एक वजह यह थी कि तब अमित एक फ्लॉप हीरो थे। दूसरा, फिल्म में हीरोइन का रोल बहुत कम था।
लेकिन तब तक काफी नाम कमा चुकी जया भादुड़ी इस फिल्म में काम करने को तैयार हो गई। बाद में जया ने माना कि उन्होंने वो फिल्म इसलिए की क्योंकि ये उनके बॉयफ्रेंड के करियर का सवाल था, वरना वे भी इस फिल्म के लिए राजी नहीं होती। और फिल्म बनी। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में एंग्री यंग मैन की भूमिका निभाई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई। फिर तो यह फॉर्मूला हिंदी सिनेमा का ट्रेंड बन गया। अपनी पहली हिट फिल्म जंजीर में अमिताभ ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया था। पुलिस चौकी के एक सीन में खान के रोल में प्राण साहब आते हैं और बिना पूछे इंस्पेक्टर अमिताभ के सामने रखी कुर्सी पर बैठने लगते हैं। प्राण को बैठने का मौका भी ना देते हुए अमिताभ कुर्सी को लात से धकेलकर डायलॉग बोलते हैं, यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। शॉट देने के बाद प्राण प्रकाश मेहरा का हाथ पकड़कर एक और ले गए और बोले, प्रकाश, एक्टिंग तो मैं कई सालों से करता आ रहा हूं, पर ऐसा जबरदस्त अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ। मैं तुम्हें आज ही बता देता हूं कि हिंदी सिनेमा को एक बड़ा भारी एक्टर मिल गया है। दीवार पर लिखी इबारत मुझे साफ नजर आ रही है, शायद यह ग्रेटेस्ट स्टार होगा। इंस्पेक्टर विजय खन्ना की भूमिका में अमित के करियर में नया मोड़ आया। अब वो बॉलीवुड के पहले एक्शन हीरो बन गए थे। इस फिल्म के लिए उन्हें पहला सर्वश्रेष्ठ पुरुष कलाकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसी दौरान उनकी फिल्म अभिमान की शूटिंग चल रही थी। इसमें भी जया भादुड़ी उनकी हीरोइन थी। दोनों में इश्क जंजीर के शुरू होने से पहले ही चल रहा था। दोनों कोर्टशिप में थे। जंजीर की कामयाबी का जश्न पूरी टीम लंदन में मनाना चाहती थी। अमित ने बाबूजी से लंदन जाने की इजाजत मांगी। बाबूजी ने पूछा, कौन कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? अमित ने कहा, पूरी टीम। पूरी टीम में कौन कौन? तब अमित ने जया का भी नाम लिया। बाबूजी यही जानना चाहते थे। उन्होंने कहा, पहले तुम दोनों शादी कर लो, फिर जहां जाना है जाओ। इस तरह आनंद फानन में जून 1973 को अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की शादी हुई। इसमें गुलजार और महमूद समेत केवल 5 लोग शामिल थे। लंदन से लौटने के बाद उन्होंने बाकायदा बहुत धूमधाम से शादी की। इस शादी में फिल्म, राजनीति और साहित्य के क्षेत्र की कई बड़ी हस्तियां जुटी। मुंबई की इस शादी में बारातियों की ओर से सबसे ज्यादा जच रहे थे सफेद खादी के कुर्ते पायजामे में, सिर पर साफा बांधे और दाढ़ी बढ़ाए इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी। अमिताभ ने जरीदार रुपहली शेरवानी और सफेद सिल्क का पायजामा पहना था। उनके सिर पर लाल पगड़ी का सेहरा बंधा था। जया के पिता मशहूर पत्रकार तरुण कुमार भादुड़ी ने वर पक्ष का स्वागत किया। जया के फिल्म इंस्टीट्यूट के साथी और मशहूर हास्य कलाकार असरानी फूल मालाएं लेकर बारातियों का स्वागत कर रहे थे। उसी दौरान मौसम की पहली बारिश हुई। किसी ने हंसकर कहा, लगता है जया ने बचपन में कभी कढ़ाई की खुरचन चाटी है, तभी तो ब्याह में पानी बरस रहा है। शादी के अगले ही दिन अमिताभ और जया अपने हनीमून के लिए लंदन रवाना हो गए। जया बच्चन का फोन नंबर उन्होंने आज भी उनके शॉर्ट फॉर्म जेबी के नाम से सेव कर रखा है। उनकी शादी के 1 महीने बाद ही अभिमान रिलीज हो गई। यह फिल्म भी हिट रही। ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म नमक हराम में हीरो हीरोइन राजेश खन्ना और रेखा थे, जबकि को स्टार थे अमिताभ। इस भूमिका में इन्हें बेहद सराहा गया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। अमिताभ के घर एक नन्ही परी के रूप में मार्च 1974 में श्वेता का जन्म हुआ और उसके 2 साल बाद अभिषेक का। श्वेता अमिताभ के घर सही मायनों में लक्ष्मी बनकर पैदा हुई थी और साल 1975 अमिताभ बच्चन ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा जगत के इतिहास का मील का पत्थर साबित हुआ। इस साल अमिताभ की 2 फिल्में आईं जिसने कई देशों में धूम मचा दी। एक दीवार और दूसरी शोले। दीवार में अमित हीरो थे और शोले में को स्टार, लेकिन दोनों ही फिल्मों में अमिताभ का अभिनय यादगार बन गया। दोनों फिल्मों के डायलॉग आज भी उस जमाने के लोगों की जबान पर हैं।
दीवार के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसी साल 15 अगस्त को रिलीज शोले भारत में किसी भी समय की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई। यह फिल्म अब तक 2.5 अरब से ज्यादा रुपए कमा चुकी है। 70 के दशक के अंतिम सालों में अमर अकबर एंथनी, काला पत्थर, त्रिशूल और मुकद्दर का सिकंदर जैसी तमाम फिल्में आईं। बॉक्स ऑफिस पे उनकी हर फिल्म हिट जाती और अमिताभ के खाते में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का एक और अवार्ड जुड़ जाता। फिर 80 के शुरुआती साल में राम बलराम, शान, लावारिस और शक्ति जैसी फिल्में आईं, जिसमें उनकी एक्टिंग की तुलना दिलीप कुमार जैसे अभिनेता से की जाने लगी थी। इसी दौरान मशहूर डायरेक्टर सत्यजीत रे ने 1977 में अपनी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए अमिताभ की आवाज ली। जब एक अमिताभ बच्चन से काम नहीं चला तो डायरेक्टर अमिताभ को डबल रोल में लेने लगे। इंडस्ट्री में अमिताभ सबसे ज्यादा डबल रोल निभाने वाले अभिनेता हैं। फिल्म महान में तो उन्होंने ट्रिपल रोल किया, यानी 3 किरदार निभाए। अब अमिताभ शोहरत की बुलंदियों पर थे। 1979 में फिल्म फेयर ने लिखा था कि अकेले मुंबई में 96 हेयर कटिंग सैलून हैं, जिन पर बच्चन की तस्वीर पेंट की गई है। बचपन में एक बार श्वेता और अभिषेक ने उन्हें अपने स्कूल आने से मना कर दिया था, क्योंकि उनके आने से उनके स्कूल कैंपस में भारी अराजकता हो जाती थी। यह वो दौर था जब हर साल तकरीबन 4 करोड़ लोग एक लंबी टांगों वाले हीरो को बुरे लोगों से लड़ता देखने के लिए सिनेमा घरों में जमा हो रहे थे। बॉलीवुड में यह माना जाता था कि हर 6 भारतीयों में से एक आदमी ने उसकी एक फिल्म देख रखी है। हर सुबह जब वो बॉम्बे की जूहू विले पार्ले के अपने शानदार बंगले से निकलते तो उनके दरवाजे पर 50 करोड़ की कोई फिल्म उनका इंतजार कर रही होती। इस दौर में हर फिल्म प्रोड्यूसर का सपना होता कि उसकी फिल्म का हीरो अमिताभ बच्चन हो। उनके दफ्तर के बाहर जमा फिल्म निर्माताओं की भीड़ को बताया जाता था कि उनके पास अगले 2 साल तक की कोई डेट नहीं है, और फिर भी उनके पास ऑफर आते रहते। देश के ही नहीं बल्कि विदेश के भी निर्माता उनके साथ काम करना चाहते थे। फ्रांसीसी निर्माता एलन चामास ने उन्हें साइन करने की नाकाम कोशिश की और अंत में थक कर उन्होंने कहा, यह आदमी सिर्फ एक स्टार नहीं है, अमिताभ बच्चन एक उद्योग है। इसके बाद से ही अमिताभ बच्चन वन मैन इंडस्ट्री के नाम से मशहूर हो गए। 1973 से 1984 तक अमिताभ की लगभग 19 फिल्मों ने गोल्डन जुबली मनाई। बॉलीवुड की सदाबहार और खूबसूरत अभिनेत्री रेखा का जिक्र किए बिना अमिताभ बच्चन की जिंदगी की कहानी अधूरी है, उनके अधूरे प्रेम की तरह। यह बॉलीवुड की सदाबहार जोड़ी थी। फिल्म दो अनजाने में अमिताभ और रेखा ने पहली बार साथ काम किया था। तब अमिताभ पहले से ही जया बच्चन के साथ शादीशुदा थे। अमिताभ तब तक हिट हो चुके थे। अमिताभ बच्चन का साथ मिलते ही रेखा का फिल्मी करियर उड़ान भरने लगा, मानो अमिताभ उनके लिए किस्मत की लॉटरी टिकट लेकर आए हों। मशहूर फिल्म निर्देशक प्रकाश मेहरा की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में रेखा और अमिताभ की जोड़ी ने पहली बार शोहरत के आसमान को छुआ, और फिर देखते ही देखते इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। जैसे जैसे इन दोनों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट होने लगी, वैसे वैसे ही निजी जिंदगी में भी इनका प्यार गहरा होता चला गया। दोनों ने एक साथ कई सुपरहिट फिल्में की, जैसे सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, गंगा की सौगंध, नमक हराम, खून पसीना वगैरह। उन दोनों की एक साथ बनी अंतिम फिल्म सिलसिला थी। अमिताभ पर अपने हुस्न का जादू चलवाने के लिए रेखा ने खुद को पूरी तरह बदल दिया था। बतौर अभिनेत्री पहली हिंदी फिल्म सावन भादो में मोटी सी दिखने वाली रेखा अमिताभ से प्यार के बाद काफी बोल्ड और खूबसूरत दिखने लगी थी। अमिताभ और रेखा के अफेयर के किस्से अखबारों और फिल्मी मैगजीन में छपने लगे। इसका असर अमिताभ की निजी शादीशुदा जिंदगी पर पड़ा। हालांकि अमिताभ, रेखा और जया ने इस अफेयर पर हमेशा चुप्पी साधे रखी। तभी यश चोपड़ा ने अमिताभ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। यश चोपड़ा अमिताभ बच्चन के साथ दीवार,
कभी कभी और त्रिशूल जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुके थे। अपनी नई फिल्म सिलसिला में वो अमिताभ बच्चन के साथ रेखा और जया बच्चन को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन तब अमिताभ रेखा के अफेयर और जया की नाराजगी की खबरें आम थीं। यश जी को लगा कि यह कास्टिंग असंभव है, जया और रेखा दोनों तैयार नहीं होंगे, तो उन्होंने परवीन बाबी और स्मिता पाटिल को साइन कर लिया। शूटिंग से पहले यश जी कश्मीर गए, जहां पर अमिताभ कालिया की शूटिंग कर रहे थे। वे डिनर पर अमिताभ से मिले। बच्चन सिलसिला की स्क्रिप्ट पढ़ चुके थे। डिनर खत्म होने के बाद जब सब लोग वहां से चले गए तो उन्होंने यश जी से पूछा, क्या कास्टिंग को लेकर वे निश्चिंत हैं? उन्होंने कहा, नहीं। तो बच्चन ने पूछा, आपको सबसे सही कास्टिंग कौन सी लगती है? यश जी ने कहा, बताने का कोई फायदा नहीं, अब तो हम शूटिंग करने आ गए हैं। अमिताभ ने कहा, फिर भी आप बताइए, मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं और बहुत कमाल की स्टोरी है। हमारे यहां पहली बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर फिल्म बन रही है। यश ने कहा, सच पूछो तो मैं तुम्हें जया बच्चन और रेखा के साथ कास्ट करना चाहता था। अमिताभ ने लंबा पॉज लिया, फिर बोले, ऐसा करते हैं, बॉम्बे चलते हैं, फिर आप जया और रेखा दोनों से बात कीजिए। दोनों श्रीनगर से दिल्ली और दिल्ली से बॉम्बे फ्लाइट पर साथ आए, लेकिन इस दौरान चुप बैठे रहे, एक शब्द भी एक दूसरे से नहीं कहा। अगले दिन यश जी जया के पास गए। हैरत की बात है कि फिल्म कहानी सुनकर जया झट से मान गईं। फिर यश जी ने कहा, ठीक है, लेकिन कल ही हम लोग शूटिंग पर जा रहे हैं कश्मीर। जया चौंक गई। यश जी बोले, हां, तुम पैम के साथ जाओ और कुछ साड़ियां खरीद लाओ, और मैं टेलर को साथ ले लेता हूं, वो पेटीकोट ब्लाउज बनाता रहेगा, हम शूटिंग करते रहेंगे। पैम यश जी की पत्नी पैमेला का शॉर्ट फॉर्म था। जया बोली, ठीक है। यश जी रेखा से भी मिले, वे भी तुरंत मान गईं। उन्होंने रेखा से कहा, तुम भी कुछ ड्रेस बनवाकर 3-4 दिन में आ जाओ। फिल्म शुरू करने से पहले यश चोपड़ा ने रेखा और जया दोनों को अलग अलग बुलाकर कहा, तुम मेरी दोस्त हो और यह फिल्म दोस्ती में कर रही हो, तुम दोनों को यह रोल पसंद है, मैं इसमें कोई और छेड़छाड़ नहीं करूंगा, स्क्रिप्ट तुम्हारे पास है, प्लीज मेरे सेट पे कुछ गड़बड़ी मत करना। उनका इशारा तब रेखा और जया के असल खटास भरे रिश्तों और तनाव की ओर था, लेकिन यश जी की बात सुनने के बाद दोनों ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे ऐसा कुछ नहीं करेंगी और शूटिंग में उन्हें कोई मुश्किल नहीं हुई। 14 अगस्त 1981 को बड़े जोर शोर के साथ यश चोपड़ा की फिल्म रिलीज हुई, लेकिन बड़े बजट की फिल्म सिलसिला नहीं चली। उस जमाने में इस फिल्म के कॉन्सेप्ट को बहुत मॉडर्न माना गया। उम्मीदों के बोझ तले दबी यह फिल्म टिकट खिड़की पर सर उठाने से पहले ही दम तोड़ गई। इसके बाद अमिताभ और यश के रिश्तों में खटास आ गई। इसके बाद से यश चोपड़ा ने बतौर डायरेक्टर अमिताभ को अपनी किसी भी फिल्म में नहीं लिया। इन दोनों के चाहने वाले आज भी सिलसिला में दिखाई गई अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी को याद करते हैं। लेकिन इसी दौरान अचानक 26 जुलाई 1982 को कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लग गई। दरअसल फिल्म के एक एक्शन सीन में अभिनेता पुनीत इस्सर को अमिताभ को मुक्का मारना था और उन्हें मेज से टकराकर जमीन पर गिरना था, लेकिन जैसे ही वे मेज की तरफ कूदे, मेज का कोना उनकी आंतों में घुस गया, जिसकी वजह से उनका काफी खून बह गया। उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि ऐसा लगने लगा कि वे मौत के करीब हैं। उस वक्त देश की जनता का उनके प्रति प्यार दिखा। मंदिरों में उनके लिए पूजा और मस्जिदों में उनके लिए दुआएं पढ़ी गई। उन्हें खून देने के लिए अस्पताल के सामने लाखों लोगों की लाइन लग गई। दुनिया भर के अखबारों ने छापा, हिंदुस्तान में एक ऐसा हीरो है जिसे लोग भगवान की तरह पूजते हैं। लोगों की दुआओं की वजह से वे ठीक हो गए और 1 साल बाद ही वो काम पर लौट आए। फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान हुए हादसे के बाद फिल्मी दुनिया के 2 परिंदों की सच्ची प्रेम कहानी का अंत हो गया था। आज भी यह बात राज ही है कि फिल्म कुली के दौरान हुई घटना के बाद ऐसा क्या हो गया था जो अमिताभ और रेखा को एक दूसरे का साथ छोड़ना पड़ा। सिलसिला के बाद अमिताभ और रेखा ने एक साथ कोई फिल्म नहीं की,
लेकिन उनके अफेयर के किस्से कम नहीं हुए। सबको आज भी लगता है कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उन्हीं दिनों देश में एक बड़ी घटना घटी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के अनुरोध पर अमिताभ बच्चन ने राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने अपने शहर इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनका मुकाबला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा से था। लेकिन इस चुनाव में बच्चन अपना रोल नहीं बदल पाए। वो आखिर तक यही समझते रहे कि वो फिल्म स्टार हैं। वो बाकी नेताओं की तरह प्रचार के लिए सड़क पर नहीं निकले। उन्होंने इलाहाबाद सर्किट हाउस में बंद कमरे से चुनाव लड़ा। उनके चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी उनके छोटे भाई अजिताभ के हाथों में थी। उनका रोल होता था सर्किट हाउस में अमिताभ को देखने आए लोगों को भगाना, जबकि बहुगुणा घर घर घूमकर वोट मांग रहे थे। उनके समर्थकों का नारा होता, हेमवती नंदन इलाहाबाद का चंदन, दम नहीं है पंजे में, लंबू फंसा शिकंजे में, सरल नहीं संसद में आना, मारो ठुमका गाओ गाना। जबकि चुनाव प्रचार में हर जगह अमिताभ रटे रटाए 5 या 6 वाक्य बोलते थे। उनको चुनाव की बारीकियों और गहमा गहमी की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। शुरू में वो शर्तिया चुनाव हार रहे थे। उनके पक्ष में हवा तब बदली जब जया चुनाव प्रचार में कूदी। उन्होंने भाभी देवर और मुंह दिखाई वाले जुमले बोलकर फिजा अमिताभ के पक्ष में कर दी। कहते हैं, अगर जया चुनाव प्रचार में नहीं कूदी होती तो अमिताभ के लिए चुनाव जीतना टेढ़ी खीर होता। खैर, अमिताभ चुनाव जीत गए। बच्चन ने बहुगुणा को 1,87,000 वोट से हराया। इस हार के बाद बहुगुणा ने राजनीति से संन्यास ले लिया। लेकिन अमिताभ और राजीव की यह दोस्ती बहुत दिनों तक नहीं चल पाई और 1987 में अमिताभ ने इलाहाबाद की अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। अमिताभ का नाम चर्चित बोफोर्स घोटाले में आया। कुछ लोग कहते हैं कि राजीव गांधी ने उन्हें इस्तीफा देने को कहा था, जो उन्हें अच्छा नहीं लगा। लेकिन बाद में अमिताभ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने बोफोर्स की वजह से अपना इस्तीफा नहीं दिया था। उन्होंने कहा, मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मुझे राजनीति आती ही नहीं थी। वो तो इत्तेफाक से उसके कुछ दिनों बाद ये बोफोर्स की बात निकली थी, तो लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि शायद बोफोर्स के मामले की वजह से मैंने इस्तीफा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सच जो भी हो, लेकिन इसके बाद से राजीव और गांधी परिवार से उनके रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो गए। उन पर लगे बोफोर्स के कलंक को धुलने में 25 साल लग गए। राजनीति में नाकाम होने के बाद जब वे सिनेमा के पर्दे पर वापस लौटे तो वो पहले वाली बात अब नहीं रह गई थी। उनके हिस्से जादूगर, तूफान, मर्द और शहंशाह जैसी औसत दर्जे की भूमिकाएं ही आईं। अमिताभ 1995 में मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता के जज भी बने। 90 के दशक में बिजनेस के मैदान में हाथ आजमाया। उन्होंने 1996 में अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी खोली, लेकिन कुछ ही सालों में यह कंपनी डूब गई, जिसकी वजह से अमिताभ काफी कर्जे में डूब गए। उनका घर तक नीलाम होने की नौबत आ गई थी। इसी दौरान अमिताभ की बेटी श्वेता की शादी निखिल नंदा से हुई। निखिल की मां राज कपूर की बेटी थी। इस तरह कपूर खानदान से बच्चन परिवार की नजदीकी रिश्तेदारी थी। साल 1997 में एबीसीएल ने मृत्युदाता फिल्म प्रोड्यूस की। फिल्म में अमिताभ के साथ डिंपल कपाड़िया लीड रोल में थी। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही, जिसके बाद प्रोडक्शन हाउस के पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि वो एक्टरों की फीस दे सके। ऐसे में एक्टरों के पैसे रोक लिए गए। फीस रुक जाने के बाद फिल्म के एक्टर एबीसीएल के मैनेजर को फोन करने लगे। जब वहां पे बात नहीं बनी तो उन्होंने सीधे महानायक को फोन कर उनसे पैसे मांगने शुरू कर दिए। फोन पर बात ना बनने के बाद एक एक्ट्रेस ने तो अपने सेक्रेटरी को अमिताभ के घर और दफ्तर भेजकर तकादा करना शुरू कर दिया। इस हरकत से अमिताभ बच्चन परेशान हो गए थे। बहुत बाद में एक इंटरव्यू में महानायक ने बिना किसी का नाम लिए कहा, मैं कभी नहीं भूल सकता कि कैसे कुछ लेनदार मेरे दरवाजे पर आकर गालियां और धमकी देकर अपना पैसा मांगते थे। इससे भी बदतर तो यह था कि वो हमारे घर प्रतीक्षा की कुर्की के लिए आ गए थे।
मुझे जिन लोगों से सहयोग की उम्मीद थी, उन्होंने भी मेरी परेशानी नहीं समझी थी। उनकी कंपनी के खिलाफ कई कानूनी मामले चलने लगे। बिग बी पर 90 करोड़ का कर्ज हो गया और उन्हें अपना बंगला प्रतीक्षा तक गिरवी रखना पड़ा था। ऐसे मुश्किल समय में अमर सिंह उनकी मदद के लिए सामने आए। उनके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स थे। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने अमर सिंह की राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी को सहयोग देना शुरू कर दिया। अमर सिंह ने जया बच्चन को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई और वो राज्यसभा की सदस्य बन गईं। वहीं अमिताभ बच्चन समाजवादी पार्टी के प्रचारक बन गए। लेकिन इसी बीच अमिताभ बच्चन एक नए जमीन विवाद में फंस गए। दरअसल उन्होंने फार्म हाउस बनाने के लिए मावलपुणे के करीब 20 एकड़ जमीन खरीदी थी। महाराष्ट्र के नियम के अनुसार फार्म हाउस के लिए महाराष्ट्र में कोई किसान ही जमीन खरीद सकता है। तब अमिताभ बच्चन ने खुद को बाराबंकी का एक किसान होने का दावा किया। इसके फर्जी कागजात उनके राजनीतिक दोस्त अमर सिंह ने मुलायम सरकार से तैयार कराए। इसी दौरान बिग बी ने एक फिल्म बनाई जिसमें मुलायम सिंह सरकार का जमकर बखान किया गया था। उनके फर्जी किसान होने की खबर छपी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पर जैसे ही यूपी में मायावती की सरकार बनी, उन्होंने पूरे मामले की जांच शुरू करा दी। जून 2007 में फैजाबाद अदालत ने जांच में बिग बी को दोषी पाया और कहा कि इन्होंने भूमिहीन दलित किसानों की जमीन अवैध रूप से कब्जा कर ली है। अमिताभ को किसान बनाने के लिए सरकारी कागजात में जालसाजी हुई, जिसकी जांच होनी चाहिए। घोटाला खुलने के बाद बच्चन ने बाराबंकी उत्तर प्रदेश और पुणे में अधिग्रहण की हुई भूमि को छोड़ दिया। बिग बी ने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को पत्र लिखकर पुणे वाली जमीन दान करने की पेशकश की, पर कोर्ट ने ऐसा करने से रोक दिया। मामला हाईकोर्ट में गया, लेकिन इस केस में फंसने के डर से बच्चन ने बाराबंकी की दौलतपुर गांव की इस जमीन के दावे को छोड़ दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिनसे प्रमाणित हो कि अमिताभ ने राजस्व अभिलेखों में खुद कोई हेराफेरी अथवा फेरबदल की है। अमिताभ बच गए। उन्होंने पुणे की जमीन को दान करने का पत्र भी वापस ले लिया। इसके बाद तो अमर सिंह को अमिताभ बच्चन के परिवार के साथ हर छोटे बड़े इवेंट में परिवार के सदस्य के रूप में देखा जाता था। बच्चन परिवार से उनकी नजदीकी के तमाम किस्से मशहूर रहे हैं। बच्चन परिवार के हर छोटे बड़े फैसले में अमर सिंह की सलाह जरूरी मानी जाती थी। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या के विवाह में भी उनकी भूमिका बताई गई। दोनों के रिश्ते बिगड़ने उस वक्त शुरू हुए जब 2010 में समाजवादी पार्टी के साथ बगावत में बच्चन परिवार अमर सिंह के साथ खड़ा नहीं हुआ। ऐसे में अमर सिंह को उम्मीद थी कि उनके साथ जया बच्चन भी समाजवादी पार्टी छोड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल 2012 में अनिल अंबानी के घर एक पार्टी का आयोजन हुआ था। इस पार्टी में कई दिग्गज पहुंचे थे। इसमें अमर सिंह और बच्चन परिवार भी शामिल हुआ था। पार्टी के दौरान अमर सिंह का जया बच्चन से किसी बात पर विवाद हो गया। बस यही दोनों के बीच की दूरी की वजह बनी। इतना ही नहीं, जया बच्चन ने अमर सिंह को निशाने पर भी ले लिया। इसके बाद तो अमिताभ जया अक्सर अमर के निशाने पर रहने लगे। अमर सिंह की बातों का बच्चन परिवार ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। एक बार अमिताभ ने बस इतना कहा था कि वो दोस्त हैं, उन्हें बोलने का अधिकार है। दोनों के बीच आई इस दरार के 8 साल बाद अमर सिंह ने 2020 में अमिताभ बच्चन के परिवार से माफी भी मांगी। तब अमर सिंह सिंगापुर में अपना इलाज करवा रहे थे। उन्होंने एक वीडियो मैसेज साझा करते हुए अमिताभ बच्चन और उनके परिवार से माफी मांगी थी। इसके कुछ दिनों बाद ही उनकी मौत हो गई। बड़े पर्दे पर लगातार नाकामी मिलने के बाद अमिताभ बच्चन ने साल 2000 में कौन बनेगा करोड़पति से छोटे पर्दे पर अपना नया करियर शुरू किया। यह एक रियलिटी गेम शो था। इसमें कोई इंसान सवालों के सही उत्तर देकर कुछ घंटों में करोड़ों रुपए जीत सकता है। महानायक अमिताभ बच्चन इसके होस्ट बने और देखते ही देखते वे एक बार फिर शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गए। इस शो के डायरेक्टर हैं अरुण शेष कुमार, जिन्होंने सत्यमेव जयते, सच का सामना, इंडिया गॉट टैलेंट और नच बलिए जैसे सुपरहिट शो दिए।
कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ को होस्ट करने का फैसला इन्हीं का था, जिसने इस शो को नई ऊंचाइयां दी। एक शो के लिए अमिताभ को 25 लाख रुपए मिलने लगे, यानी ये शो करके वे हर महीने खुद करोड़पति हो जाते। आर्थिक रूप से टूट चुके बच्चन को इससे बहुत सहारा मिला। किस्त मिलने लगी और कैनरा बैंक ने अपना मुकदमा वापस ले लिया। साल 2000 में केबीसी के साथ ही बिग बी ने बॉलीवुड में फिल्म मोहब्बतों के साथ वापसी की। इस फिल्म में स्क्रीन पर वे शाहरुख खान के साथ सहकलाकार के रूप में वापस लौट आए। अब उनकी छवि एंग्री यंग मैन वाली नहीं रह गई थी। वे एक बुजुर्ग और गंभीर इंसान के रूप में पर्दे पर लौटे। उन्होंने एक रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ लव, कभी खुशी कभी गम और बागबान जैसी फिल्में की। फिर उनकी ब्लैक जैसी फिल्म आई। ब्लैक जब बनकर तैयार हुई तो इंडस्ट्री वाले दोस्तों साथियों के लिए इसका प्रीमियर किया गया। फिल्म के खत्म होते होते ऑडिटोरियम में बैठी सारी जनता रो रही थी। उसी ऑडियंस का हिस्सा दिलीप कुमार भी थे। दिलीप कुमार को अमिताभ बच्चन अपना आइडल मानते हैं। उनका सपना था कि दिलीप साहब उनकी कोई फिल्म थिएटर में बाकी लोगों के साथ बैठकर देखें। ब्लैक ने उनकी वो ख्वाहिश पूरी कर दी, लेकिन सपने पूरे होने वाली कहानी का क्लाइमेक्स अभी बाकी था। जैसे ही फिल्म खत्म हुई, बधाइयों का दौर शुरू हो गया। लोग ऑडिटोरियम से निकलने लगे, लेकिन दिलीप साहब थिएटर से बाहर निकलकर खड़े हो गए। उन्होंने अमिताभ का हाथ अपने हाथों में लिया और उनकी आंखों में देखने लगे। दिलीप कुमार वो स्टार थे जिनके काम ने अमिताभ बच्चन जैसे नए लोगों को फिल्मों में आने के लिए प्रेरित किया था। उस पल के बारे में अमिताभ कहते हैं, काश मैं उस लम्हे को उम्र भर रोक पाता, क्योंकि यह उनकी लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट था। ब्लैक थिएटर्स में 4 फरवरी 2005 को रिलीज हुई। फिल्म एक्सपर्ट लोगों की भविष्यवाणी को साइड पर रखकर खूब देखी गई। फिल्म ने पैसे और इज्जत दोनों कमाए। इसके लिए अमिताभ बच्चन को चौथी बार बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। फिल्म ने भी नेशनल अवार्ड जीता। ब्लैक ने 2005 फिल्म फेयर अवार्ड्स में रिकॉर्ड 11 अवार्ड्स अपने नाम किए। इस बीच बच्चन ने बंटी और बबली, एकलव्य और निशब्द, चीनी कम, भूतनाथ जैसी कई फिल्में की जो चर्चा में रहीं, जबकि उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म शोले की रीमेक, जो आग नाम से बनी, पूरी तरह फ्लॉप हुई। फिर 2010 के दशक में पीकू जैसी चर्चित फिल्म आई, जिसमें उन्हें एक और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अमिताभ और रेखा के बीच एक सार्वजनिक दूरी बनने के बावजूद उनके प्रेम संबंधों के बरकरार रहने की बातें किसी वायरस की तरह हर दूसरे साल सामने आती रहीं। कभी खबरें आती कि अमिताभ रेखा के साथ उनके घर में रहने लगे हैं, या फिर वो अमिताभ के साथ दूसरे घर में रहने लगी हैं। कुछ लोगों का यहां तक दावा था कि उनके पास उस घर की तस्वीरें भी हैं। सिमी ग्रेवाल को दिए एक इंटरव्यू में अमिताभ ने पहली बार रेखा के साथ अपने कथित संबंधों पर खुलकर बात की, लेकिन उन्होंने इन अफवाहों के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन 2004 में सिमी ग्रेवाल को उनके शो रॉन्डेवू विद सिमी ग्रेवाल में रेखा ने पहली बार कबूल किया कि वो अमिताभ के प्यार में हैं। रेखा से जब यह पूछा गया कि लगभग 10 फिल्मों में एक साथ काम करने के दौरान क्या उन्हें कभी अमिताभ के साथ मोहब्बत हो गई थी, रेखा ने जवाब दिया, बिल्कुल। यह भी क्या बेवकूफाना सवाल है। मैं आज तक ऐसे किसी एक आदमी, औरत या फिर बच्चे से नहीं मिली हूं जो उनके साथ पूरी तरह डूबकर दीवानगी की हद तक और बिल्कुल पागलों की तरह उनसे मोहब्बत ना करता हो। तो सिर्फ मुझे ही क्यों अलग किया जाता है? मैं इस बात से क्यों इनकार करूं कि मुझे उनसे प्यार नहीं है? बिल्कुल है। दुनिया भर का प्यार आप ले लीजिए, कुछ और भी जोड़ लीजिए, उतना मैं उनसे प्यार करती हूं। लेकिन यह इशारा देने के बावजूद आगे इसी इंटरव्यू में रेखा ने सबको हैरान करते हुए अमिताभ के साथ कभी भी किसी रिश्ते में होने से साफ इनकार कर दिया। शो के अंत में रेखा ने बड़ी खूबसूरती से सिलसिला का मशहूर गाना "ये कहां आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते" गुनगुनाया और एक बार फिर कहा कि वो अमिताभ से मोहब्बत जरूर करती थी, लेकिन उन दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं रहा।
ये रेखा का बिल्कुल नया रूप था। इससे पहले के इंटरव्यू में उन्होंने हमेशा खुद को घायल प्रेमी की तरह पेश किया था, लेकिन अब वो बड़े ही आला दर्जे की मोहब्बत का जिक्र कर रही थीं। रेखा का ये मीरा सरीखा अवतार किसी के गले नहीं उतर रहा था। 80 के दशक में अमिताभ बच्चन का नाम गुजराती बाला परवीन बॉबी से भी जुड़ा। 70-80 के दशक में परवीन बॉबी की पहचान एक ऐसी बोल्ड और बिंदास हीरोइन की थी जिसने बॉलीवुड में फैशन को एक नए मायने दिए। अमिताभ के साथ साल 1974 में उनकी एक और फिल्म मजबूर रिलीज हुई। तब अमिताभ की जंजीर अभी अभी रिलीज हुई थी। इसके बाद परवीन ने अमिताभ के साथ अमर अकबर एंथनी, दीवार, शान, खुद्दार, काला पत्थर, सुहाग और नमक हलाल जैसी सुपरहिट फिल्में की। परवीन बॉबी जब भी पर्दे पर आती तो अपने ग्लैमरस और बोल्डनेस से जादू भर देती। वो पहली बॉलीवुड स्टार थी जो टाइम मैगजीन के कवर पर छपी थी। जल्द ही परवीन का नाम अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा जाने लगा। जब अमिताभ से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह सब अफवाह है बस। 1983 में परवीन अचानक कहीं गायब हो गईं। इसके बाद जब वो साल 1989 में वापस आईं, लेकिन वो ऐसी हालत में मिली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। परवीन काफी बदल चुकी थीं। उनका वजन काफी बढ़ गया था। वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी थीं। और इसी दौरान चेकअप के वक्त पता चला कि परवीन बॉबी को पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम की गंभीर मानसिक बीमारी है, जिसमें इंसान को वो सब असल में होता हुआ दिखने लगता है जो सच नहीं होता। इसी बीमारी की वजह से परवीन को अमिताभ बच्चन अपने दुश्मन नजर आने लगे। अमिताभ पर परवीन ने उन्हें मारने का इल्जाम लगाया। 1989 में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में परवीन ने कहा था, अमिताभ बच्चन अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर हैं। वो मेरी जिंदगी के पीछे पड़े हैं, मेरी जान लेना चाहते हैं। इनके गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया था और मुझे एक आइलैंड पर रखा गया। वहां अमिताभ बच्चन के गुंडों ने मेरी सर्जरी की और मेरे कान के नीचे एक चिप और ट्रांसमीटर जैसा कुछ लगा दिया। इतना ही नहीं, परवीन बॉबी अमिताभ को लेकर यह तक कह गई कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ उन पर झूमर गिराना चाहते थे। फिल्म का नाम शान था, जिसके लिए एक गाने की शूटिंग की जानी थी। इसी दौरान अचानक परवीन चिल्लाने लगी और कहा कि अमिताभ उनके ऊपर झूमर गिराकर मारना चाहते हैं। इसमें परवीन ने निर्देशक रमेश सिप्पी को भी शामिल बताया। परवीन बॉबी के इन आरोपों से पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई थी। इसके बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। अमिताभ के खिलाफ यह मामला कोर्ट तक गया, लेकिन परवीन के सारे इल्जाम गलत पाए गए। इसकी वजह उनकी दिमागी हालत थी। अपने अंतिम समय में परवीन काफी अकेली हो गई थी। 56 की उम्र में उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। 20 जनवरी 2005 को उनकी मौत हो गई। 3 दिन तक उनकी लाश बेड पर पड़ी रही। पुलिस को उनकी मौत का पता तब चला जब उनके दरवाजे के पास 3 दिन तक ब्रेड और दूध पड़ा रहा, तो लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। फिर खबर आई, नहीं रही खूबसूरत परवीन बॉबी। 4 दशकों से अधिक के करियर में 180 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके अमिताभ बच्चन को साल 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया। अमिताभ की फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी। तब अफगानिस्तान में आतंकवाद चरम पर था। उस समय वहां के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह अहमद जई ने अमिताभ को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया था और उन्होंने बिग बी की सुरक्षा के लिए अपनी आधी वायुसेना लगा दी थी। यह फिल्म अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। एक्टर ऑफ द मिलेनियम के खिताब के लिए बीबीसी न्यूज ने दुनिया भर में एक सर्वे कराया। इस सर्वे में अमिताभ बच्चन ने चार्ली चैपलिन और मार्लन ब्रांडो जैसे सितारों को हराकर सदी के महानायक का खिताब जीता। 2001 में मिस्र में अलेक्जेंड्रिया फिल्म फेस्टिवल में उन्हें इस खिताब से नवाजा गया। 2002 में उन्हें किशोर कुमार सम्मान से नवाजा गया। 2019 में उन्हें फिल्म जगत का सबसे बड़े दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्टेट रूम में साल 2013 के ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
पर्दे पर उनका पसंदीदा स्क्रीन नाम विजय था। बिग बी ने 20 से अधिक फिल्मों में विजय के रूप में काम किया। उनका दूसरा चर्चित नाम अमित था। वो गायक नहीं थे, पर बाथरूम सिंगर जरूर थे। लेकिन धीरे धीरे बॉलीवुड उनकी आवाज का दीवाना हो गया। उन्होंने 20 से अधिक फिल्मों में अपनी आवाज में गाने गाए, जो बहुत पसंद किए गए। अमिताभ में एक और खासियत है, वो ये कि वे अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। उन्होंने पर्दे पर चैलेंजिंग रोल्स भी बड़ी शिद्दत से निभाए। उन्होंने पा फिल्म में अपने बेटे अभिषेक बच्चन के बेटे का रोल किया था, जो प्रोजेरिया नामक बीमारी से पीड़ित था। उस फिल्म में उनकी एक्टिंग की काफी सराहना हुई और अवार्ड भी मिले। वैसे उनकी जिंदगी भी कम चैलेंजिंग नहीं रही है। अपने अभिनय के दम पर पूरे बॉलीवुड पर राज करने वाले शहंशाह को अस्थमा की पुरानी बीमारी है, जो बीच बीच में उनकी परेशानी का सबब बन जाती है। साथ ही उन्हें रेयर मस्कुलर डिसऑर्डर माइस्थेनिया ग्रेविस है। लेकिन यह सब कभी उनकी सफलता के राह में रुकावट नहीं बनी। बिग बी ने अपनी जिंदगी में ऐशो आराम से कभी समझौता नहीं किया। उनके 2 घर हैं, प्रतीक्षा और जलसा, जिनकी कीमत 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कहते हैं जलसा उन्हें निर्देशक रमेश सिप्पी ने गिफ्ट किया था। इस घर में इतालवी संगमरमर का फर्श है और बाथरूम की फिटिंग फ्रांस और जर्मनी से लाई गई हैं। बिग बी के पास 11 लग्जरी ब्रांड की कारें हैं। सबसे महंगी कार एक रोल्स रॉयस फैंटम है, जो निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ने उन्हें गिफ्ट में दी थी। वैसे अमिताभ की पसंदीदा कार लेक्सस है, जो बुलेट प्रूफ है। बिग बी का मशहूर टीवी शो पिछले 20 सालों से जारी है। 2020 तक इसके 12 सीजन आ चुके हैं। अभिनेता अमिताभ बच्चन अपने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन में कंटेस्टेंट से सवाल पूछने के अलावा ढेर सारी बातें भी करते हैं। वो अपनी जिंदगी के अनुभव और किस्सों के बारे में भी बताते हैं। इन्हीं में एक किस्सा यह था कि बाबूजी नौकरी करते थे। तब उन्हें महीने में मुश्किल से 500 से 1000 रुपए मिलते थे। रात 3-4 बजे घर लौटते तो अमिताभ बच्चन ही दरवाजा खोलते थे और वे बाबूजी से पूछते, क्या है बाबूजी, इतनी देर तक क्यों काम करते हैं? बाबूजी बोलते, बेटा पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है। कई सालों बाद जब अमित को फिल्में मिलने लगी तो वो भी बड़ी मेहनत करते। दिन में 3-3 शिफ्ट काम करते। रात में घर लौटते तो बाबूजी दरवाजा खोलते और बोलते, बेटा ये क्या कर रहे हो? तब अमिताभ ने उनसे कहा, बाबूजी पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है। इन दिनों बिग बी सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियो तो साझा करते ही हैं, साथ ही कविताएं और विचार भी हमेशा पोस्ट करते हैं। उनका रोज फैंस से रूबरू होना, अलग अलग बातें शेयर करना सभी को खूब पसंद आता है। इसके अलावा अमिताभ खुद का ब्लॉग भी लिखते हैं। उनके ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरते हैं। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया की दुनिया में नया कीर्तिमान रच दिया है। वे पहले भारतीय अभिनेता हैं जिनके ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अगस्त 2020 में अमिताभ के 43.8 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। वे इस मामले में अब सलमान, अक्षय और शाहरुख से भी आगे निकल गए हैं। वे इस कड़ी में बादशाह बन गए। वे पहले भारतीय एक्टर हैं जिनका लंदन के मैडम टुसाड्स वैक्स म्यूजियम में मोम का पुतला लगाया गया। अमिताभ बच्चन जीरो से हीरो ही नहीं, बल्कि उसके आगे बढ़कर सदी के महानायक बने। बॉलीवुड में आज तक यह दर्जा किसी नायक को नहीं मिला। अपने बेमिसाल अभिनय से उन्होंने करोड़ों लोगों का न केवल दिल जीता, बल्कि उम्र के 80वें पड़ाव पर भी अपनी जगह बनाए रखी है। यह बड़ी बात है कि कोई सारी जिंदगी लोगों के दिलों पर राज करे। अमिताभ जैसे नायकों का इस दुनिया में होना एक दुर्लभ घटना है।